So hello all of you. I hope you all are doing good. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो. ठीक है. So today's agenda, or you can say the video which I'm making for today is for the purpose of CA inter students. Okay. मेरे को CA फाइनल के टाइम टेबल जब मैंने अपलोड किया फिर उसके बाद बहुत जन का मैसेज भी आया कि सर CA इंटर के लिए भी करो. ऑब्वियसली मैं पहले भी करने ही वाला था, वो मैंने पहले भी जब वीडियो बनाया था स्ट्रेटेजी का तब मैंने बोला भी था कि मैं CA इंटर और CA फाइनल दोनों के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा. ठीक है. तो दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ CA इंटर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर CA इंटर स्टूडेंट्स. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट अस डिस्कस कि टाइम टेबल कैसे है, क्या है, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए. ठीक है. दिस इज द टाइम टेबल विच आई वांटेड टू बी डिस्कस विद यू. ठीक है. ये एक टाइम टेबल है. अगर आप देखोगे तो टाइम टेबल की स्टार्टिंग हमने करी हुई है. मैंने टाइम टेबल को स्टार्ट किया 20 जुलाई से और टाइम टेबल एंड हो रहा है 31 अक्टूबर को. आई एम कंसिडरिंग दैट कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना वायरस ये जो भी चल रहा है अभी, ठीक है, उसकी वजह से एग्जाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है. नवंबर के अंदर थोड़ा एग्जाम लेट होगा. ठीक है. वो थोड़े दिनों में अपने को पता चल जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा इंस्टीट्यूट का. तो ठीक है. तो ये 31 अक्टूबर तक वैसे तो टाइम टेबल है. अगर इंस्टीट्यूट कुछ भी, अगर टाइम टेबल के अंदर एग्जामिनेशन का टाइम टेबल जैसे आ जाएगा, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा. ठीक है. नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस टाइम टेबल, पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं भाई हम लोग ये सब्जेक्ट वाइज जो भी है वो कैसे जाने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है. तो एक चीज समझो बेटा, हमारे पास टोटल 2 ग्रुप्स है CA इंटर लेवल पे. एट CA इंटर लेवल वी आर हैविंग 2 ग्रुप्स. वन इज ग्रुप 1, अदर वन इज ग्रुप 2. ठीक है. दोनों ग्रुप के अंदर 4 पेपर है अपने पास. ठीक है. अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप अकाउंट्स 1, देन लॉ, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन. सेकेंड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ग्रुप के अंदर अगेन अकाउंट्स 2 है, देन उसके बाद ऑडिट, देन EIS प्लस SM एंड देन FM प्लस इको. ये अपने इस हिसाब से कैसे सब्जेक्ट्स है. बराबर. अब सबसे पहली चीज जो है अपना पासिंग स्ट्रेटेजी. पासिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है. सी पासिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास होना डिफिकल्ट है, नहीं, पास होना बहुत इजी है, पास होना बहुत इजी रहता है. बट पासिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है बेटा, पासिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकलने का जो स्ट्रेटेजी होता है उसको बोलते हैं पासिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है. नाउ हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क. तो देखो अपने पास दोनों ग्रुप के अंदर 4 सब्जेक्ट है. तो आपको क्या करना है पता है, दो सब्जेक्ट दोनों ग्रुप में से, ग्रुप 1 में से 2 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 में से 2 सब्जेक्ट, कौन से भी 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाओ जिस सब्जेक्ट के अंदर तुम 60 के पार लगा सको. आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड एज एग्जेम्पशन. मैं एग्जेम्पशन वर्ड यूज नहीं करूंगा. मैं लेक्चर के अंदर भी बोलता हूँ एग्जेम्पशन वर्ड वो यूज करते हैं जिसको फेल होने का रहता है, क्योंकि फेल होने के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको वो पेपर नहीं देना है, उसके लिए आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हो. एग्जेम्पशन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, पास होने की बात चल रही है. ठीक है. वी वांट 100% रिजल्ट. बराबर. तो 60 अबव जा सको वैसे 2 सब्जेक्ट आप ले लो, चाहे आप अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग ले लो या फिर अकाउंट्स एंड टैक्स ले लो, जो लेना है लो. यहाँ पे अकाउंट्स एंड FM इको वाला सब्जेक्ट ले लो या अकाउंट्स एंड EIS SM ले लो या ऑडिट वाला सब्जेक्ट ले लो, जैसे सब्जेक्ट लेना वैसे ले लो. ठीक है. दूसरा, अभी ये तो हो गया कि सब्जेक्ट वाइज कैसे तुमको मार्किंग्स लेनी है. ठीक है. 60 के अबव चला गया, फिर बाद में दूसरे 2 सब्जेक्ट बचे उसमें 55, 50, 45 जैसे स्कोर करना है वैसे स्कोर करो. ठीक है. वी नो दैट एग्जामिनेशन में क्लियर करने के लिए 40 मार्क्स अबव चाहिए रहता है, तो उतना मार्क्स तो अपने को लाना ही है. ठीक है. तो 55, 40 जितना कुछ अपना 45, 55 जितना अपना प्रिपरेशन रखो सो दैट तुम पास हो जाओ. ठीक है. रैंकर्स के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, रैंकर को ऑलरेडी पता रहता है कि कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्या करने का रहता है. ठीक है. बट एक चीज है,
सीए के अंदर रैंकर अगर कोई बंदा बोलता है हाँ मैं रैंकर हूँ ऐसा करके, तो वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि वो रैंकर है, ठीक है। आप स्कूल के अंदर भले आपको रैंक्स मिलते होंगे, बट सीए में रैंक आना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द टाइम टेबल, अभी टाइम टेबल बनाते वक्त मैंने कैसे इसको कंसीडर किया हुआ है। योर टाइम टेबल इज डिवाइडेड लाइक दिस, मतलब अब अकाउंट्स 1 के साथ लॉ है, ठीक है। फिर कॉस्टिंग के साथ टैक्स को रखा हुआ है, ऐसे 2 ग्रुप बनाए फर्स्ट ग्रुप के लिए। फिर जो थर्ड सेट जो मैंने बनाया हुआ है, जो अपना थर्ड सेट है, वो जो थर्ड सेट बनाया हुआ है, दैट थर्ड सेट इज ऑफ अकाउंट्स 2 एंड ऑडिट। अकाउंट्स 2 एंड ऑडिट का थर्ड सेट है। जो फोर्थ सेट है वो मैंने एफएम इको का रखा हुआ है, और फिफ्थ जो सेट है वो ईएस एंड एसएम का रखा हुआ है। अब समझना बेटा, मैंने ये 2 सब्जेक्ट को सिर्फ कंबाइन किया ग्रुप 2 के अंदर, बाकी ये दोनों सब्जेक्ट इंडिविजुअली रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि एफएम एंड इको खुद ही एक अपना सब्जेक्ट लेके बैठे हुए, ठीक है। खुद ही अपने सब्जेक्ट के अंदर 2-2 सब्जेक्ट है वो। अब 2-2 सब्जेक्ट है, उसकी वजह से मैंने उस सब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। नाउ अगर आप देखते हो, अगर मैं 20 जुलाई से टाइम टेबल, मैंने 20 जुलाई से टाइम टेबल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि आज मैं 14 जुलाई को ये टाइम टेबल अपलोड करूंगा, ठीक है। 14 जुलाई को आपके पास ये टाइम टेबल आएगा, और मैं नेक्स्ट डे बोलूं कि 15 जुलाई से तुम्हें स्टार्ट करना है, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग कुछ चल रहा रहेगा, आपको उसमें कुछ ऊपर नीचे करना रहेगा, तो इसके लिए वो चीज नहीं होगा। सो 28 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक ये टाइम टेबल जाने वाला है, ठीक है। अगर मैं गिनता हूं तो टोटल 104 डेज मेरे पास है। अब 104 डेज के अंदर मैं कितना अच्छा प्रिपेयर कर सकता हूँ वो मेरे ऊपर है, ठीक है। अब मैं टाइम टेबल आपको बताता हूँ, ये टाइम टेबल प्रिपेयर कैसे हुआ है। ये 104 डेज जो अपने पास है, इसके अंदर से ये जो ग्रुपिंग आपको दिख रही है, ठीक है, 3 बार रिवीजन हो वैसा टाइम टेबल बनाया होगा। 3 times यू कैन रिवाइज द टॉपिक्स, वैसा टाइम टेबल बनाया होगा, ठीक है। मतलब एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप 3 बार पढ़ोगे एग्जाम के पहले, ये टाइम टेबल वैसा बनाया होगा, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट है टोटल, तो लास्ट रिवीजन के अंदर 8 3 24 डेज उसको अलॉट किया गया, ठीक है। 8 3 24 डेज लास्ट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इधर की बात करता हूं तो 5 ग्रुप बनाए हुए मैंने, तो इसलिए इधर 10 5 50 डेज इधर अलॉट किया, ओके। और बैलेंस कुछ आपके पास इधर 30 डेज बचेगा, तो उसके लिए मैंने पर ग्रुप 6 into 5 डेज ऐसे 30 डेज अलॉट किए हुए। तो 50 + 30 80 एंड 80 + 24 आंसर 104 डेज। अब ये 104 डेज जाएगा कैसे, ये देखो बेटा यहाँ पे, दिस इज योर टाइम टेबल। जैसे अकाउंट्स 1 + लॉ इधर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 10 दिन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही कॉस्टिंग, टैक्स, अकाउंट्स 2, ऑडिट, एफएम इको, ईआईएस, एसएम, और यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट टाइम का जो रिवीजन है वो खत्म होगा, मतलब फर्स्ट टाइम पूरा पढ़ के खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये आपका सेकेंड टाइम खत्म होगा, और फिर यहाँ पे ये थर्ड टाइम। तो एग्जाम के पहले आपके हर एक सब्जेक्ट 3 बार तो रिवाइज हो गया। अब सवाल उठता है सर फर्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़ेंगे तभी कैसे पढ़ेंगे, सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो, फर्स्ट टाइम के लिए जब आप रीड करने बैठोगे तो आपने जो भी क्लास के नोट्स वगैरह, जो भी आपने क्लासेस ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो आपके क्लास नोट्स वगैरह वो क्लास नोट्स वगैरह कर लो, ठीक है। प्लस इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं खाली क्लासेस के नोट्स देख लेते हैं। नहीं बाबा, क्लासेस के नोट्स तो देखो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इग्नोर मत करो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे अटेम्प्ट के अंदर ऐसा देखा गया कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर से इंस्टीट्यूट एज इट इज क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, ठीक है। अब ये जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठे हो, मान लो आप कोई सब्जेक्ट पहली बार कर रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमालगमेशन टॉपिक उठा लिया, अकाउंट्स के अंदर आप टॉपिक कर रहे हो अमालगमेशन, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपकी क्लास नोट्स है उसके अंदर 35 क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन आप नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड रिवीजन जब आप करने बैठोगे बेटा, तो तभी 35 क्वेश्चन नहीं करने के, यहाँ पे 35 के अंदर कुछ सॉर्टिंग की होगी आपने, वो सॉर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट डू दैट 35 क्वेश्चंस अगेन, बराबर है। तो 35 में से कुछ सॉर्टिंग करी होगी, मान लो आपने 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हुए, तो नेक्स्ट रिवीजन के अंदर वो 20 क्वेश्चन आने चाहिए आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो जब आपका रिवीजन होगा तभी आपकी क्लास नोट्स तो रहेगी,
प्लस आपको क्या करना है, आरटीपी हो गया, इंस्टीट्यूट के रिवीजन टेस्ट पेपर आते हैं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो है ही है, पर उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर्स भी आता है, तो वो सजेस्टेड आंसर्स कर लो, ठीक है। थर्ड रिवीजन के अंदर जो भी बेटा सॉर्टिंग वगैरह जो कुछ भी किया हुआ है वो, और थर्ड रिवीजन के अंदर मैंने 3-3 दिन दिए हुए, ठीक है। अब इस 3 दिन को हो सके तो ऐसे रिवाइज करना है इसको, 2 दिन 2 डेज आप रिवीजन को ले लो और 1 डे आप एग्जाम दे दो। 1 डे एग्जाम कौन सी दे दो सर, या तो कोई मॉक पेपर ले लो, या तो कोई किसी वेबसाइट वगैरह बहुत सारी आजकल है अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो वेबसाइट के ऊपर से कोई भी पेपर डाउनलोड कर लो और वो पेपर को अटेम्प्ट करो। सी इंस्टीट्यूट का पेपर देके अपन फेल होए ना, इससे अच्छा है कि यहाँ पे एनालाइज कर ले कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे क्या चीज करना है। अगर आपको 12th के अंदर 85 या 90% आया होगा तो उसका रीजन ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम जोरदार, नो डाउट आपकी प्रिपरेशन तो रही होगी, बट उसके साथ साथ उसका और एक रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि आपने नंबर ऑफ टाइम्स प्रीलिम एग्जाम दी होगी। और यहाँ पे सीए के अंदर अपन मिस्टेक यही कर बैठते कि प्रीलिम एग्जाम हम लोग नहीं देते। प्रीलिम एग्जाम का मतलब होता है प्री एग्जामिनेशन बिफोर यू अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, बराबर है। तो वो एक बार आप दो, ठीक है, 2 बार दो, 3 बार दो, अगर आपको यहाँ पे कंफर्टेबल लगता है तो यहाँ पे भी एग्जाम देके देखो, वो एग्जाम दो और चेक करो अपने आप को, इवेल्युएट करो अपने आप को कि आप किधर पहुंचे हो, कहां पर आपकी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ऑडिट के पेपर की या तो लॉ के पेपर की, ठीक है, या तो ईआईएस का पेपर एंड एसएम का जो पेपर है उसके लिए, या तो इको जैसा जो सब्जेक्ट है उसके लिए, ये जो सब्जेक्ट्स है इस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट पढ़ता बहुत अच्छी तरीके से और सोचता है यार मेरे को तो समझ में सब कुछ आ रहा है, समझ में तो आएगा ना, तेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है। अब मेरा अगर इंग्लिश अच्छा है तो मेरे को तो जो लिखा हुआ है वो तो मैं समझ ही लूंगा ना। समझना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको समझने के बाद तू लिख कितना पाता है वो चेक कर, कितना लिख पा रहे हो। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन दिया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, आप लिख कितना पाते हो पहले, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आप कैपेबल हो वो आंसर लिखने के लिए, क्या 4 लाइन लिखने के बाद आप स्टॉप हो रहे हो, क्या आपको सेक्शन नंबर याद है, ये सारी चीजें। तो अकाउंट्स, लॉ, ईआईएसएम, इको, ये सारे सब्जेक्ट जो है, इस सारे सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। इन सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस रखो बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रखी पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर लोग है ना सबसे ज्यादा फेलियर किधर आता है मालूम है, अकाउंट ऑडिट के अंदर, और दूसरा ईआईएस एंड एसएम के अंदर सबसे ज्यादा फेलियर लोग इधर देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे जिस सब्जेक्ट के अंदर अपने को लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उधर हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करते नहीं है, और नहीं करने की वजह से ही क्या होता है, इट लीड्स टू द फेलियर, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, आपको कुछ भी करो बेटा राइटिंग प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है, चाहे मैं अकाउंट्स के अंदर मास्टर हूँ, अकाउंट एफएम मेरे को बहुत अच्छे से आता है, अरे टैक्स तो एकदम धमाल आता है, ठीक है, चाहे अकाउंट्स 1 हो चाहे अकाउंट्स 2 हो, ठीक है, चाहे वो टैक्स क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कॉस्टिंग क्यों ना हो, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डू नॉट डू द ऑडिट ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लास नोट्स है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी क्लास जब भी आपने पढ़ा होगा तभी आपने ये क्वेश्चन के अंदर कुछ मार्किंग वगैरह करी होगी, तो मार्किंग वो ऑलरेडी है ही है। अब जब आंसर देखोगे तो आंसर के अंदर ऐसा, हाँ भाई ट्रेडिंग अकाउंट में ये इधर है, ओहो 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 ओहो, आता है आता है आता है आता है आता है आता है, क्या कर रहा तू, तेरे को क्या करने बोला, तेरे को लिखने बोला इसको। When you are doing it for the first time, beta, do not do the audit of it. तुमको ऑडिट करने का मौका मिलेगा आर्टिकलशिप के अंदर, अभी मत करो। हम लोग चेक करते हैं, हाँ मेरे को आता ना, ये इधर जाएगा, हाँ इधर जाएगा, ये इसका अकाउंट ये बनेगा, इसका अकाउंट ये बनेगा, हाँ इसकी इनकम यहाँ, ये 40B के अंदर ये इसका इतना ही डिडक्शन मिलेगा, हाँ ऐसा है 3 लाख के इतना ही है, बस ये हो गया ये हो गया। अरे क्या कर रहे भाई तुम, मत करो ऐसा, मत करो इसको। जब फर्स्ट टाइम करने बैठो प्लीज लिखो, प्लीज 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 राइट इट, लिख लिख के करो उसको, ठीक है। अब दूसरी चीज, सर आपने यहाँ पे अकाउंट्स प्लस लॉ के लिए 10 दिन दी, अब 10 दिन दिए तो 10 दिन स्टूडेंट क्या सोचता है मालूम है, 10 दिन मतलब ऐसे 10 दिन हो गए, देखो इधर। अब मान लो किसी ने वो टाइम टेबल फॉलो करने का सोच लिया, अभी अकाउंट्स प्लस लॉ, ठीक है,
सर ने 10 दिन दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे मैंने 10 दिन तुमको ये सब्जेक्ट करने के लिए दिया। अभी तुमको क्या करना है, तुमको फर्स्ट डे पे क्या करूंगा, सेकंड डे पे क्या करूंगा, थर्ड डे पे क्या करूंगा, फोर्थ डे पे क्या करूंगा, फिफ्थ डे पे क्या करूंगा, सिक्स डे पे क्या करूंगा, सेवन डे पे क्या करूंगा, एट डे पे क्या करूंगा, इसकी प्लानिंग तुमको करनी पड़ेगी। किसी का अकाउंट्स बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई अकाउंट्स मेरा ये, मान लो अभी दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसा तरीका का लोग होता है जिसको पसंद होता है कि एक ही सब्जेक्ट एक ही दिन के अंदर करने का, दो सब्जेक्ट नहीं करने का। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, मतलब दो सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अभी आपको ऐसा कोई ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एक दिन के अंदर करना पसंद है। ठीक है, नाउ एटलीस्ट 15 आवर्स का स्टडी यू मस्ट डू। 15 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 15 आवर्स का स्टडी आपको जरूरी 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 है। ठीक है, और 15 आवर्स की स्टडी अगर आपको जरूरी है, मान लो किसी ने एक बंदे ने बोला कि सर मेरे को तो ना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एक दिन में करना पसंद है। हाँ तो ठीक है, तू फिर ऐसा कर दे, फिर 4 दिन के अंदर तेरे को लगता है तू अकाउंट्स खत्म कर सकता है, तो 4 दिन के अंदर तू अकाउंट्स खत्म कर दे। फिर बाकी के जो 6 दिन बचे उसके अंदर तू लॉ घुमा डाल। कोई बोलता है नहीं सर मैं 2 सब्जेक्ट करूंगा, तो 2 सब्जेक्ट करेगा तो फिर एक काम कर भाई, 8 घंटे तू भाई अकाउंट्स कर ले, फिर 7 घंटे जो है वो तू लॉ पढ़ ले। तो अगर ऐसे भी अगर तुम डिवाइड करते हो तो 8 घंटे 10 दिन के लिए मतलब कितना हुआ, 80 घंटा हुआ। 7 घंटे 10 दिन के लिए मतलब कितना हुआ, 70 घंटे हुए। बराबर है, तुझे सिलेबस खत्म करने के लिए इतना टाइम तो सफिशिएंट है। तुझे पढ़ाना थोड़ी, तुझे खुद को पढ़ना है। प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए भाई वो 110 घंटा सिलेबस के लिए लेता होगा, 140 घंटा सिलेबस के लिए खत्म करने के लिए लेता होगा। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना भी है क्वेश्चन, उसको तुमको समझाना भी है, और फिर उसको लिखना भी है, और फिर तुमको कॉपी करने का टाइम भी देने का। ये सब कंसिडर करने के बाद ये आज डिसाइड होता है। बट तुम तो घर पे बैठो ना यार पढ़ने के लिए, तुमको थोड़ी किसी को पढ़ाने का है, तो तुम तो ये इजीली कर सकते हो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये एक प्रिपरेशन का करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट पायलट स्टडी यू हैव टू डू। ठीक है, फर्स्ट डे पे मैं कितना करूंगा, सेकंड डे पे कितना करूंगा, थर्ड डे पे कितना करूंगा, और कैसे करने का। एक पेज लेने का, उस पेज के ऊपर लिखने का भाई ये 10 दिन का है, तो 10 दिन के पूरे डेज लिख दो, कौन कौन से डेज है वो। ठीक है, डेट लिख के रखो, फिर इधर क्या चीजें मैं करने वाला हूँ वो चीजें करके रखो। अब जैसे पर्टिकुलरली मान लो इस दिन पे मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, तो जैसा ही मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, उस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को काट, उसको कट कर, और देख क्या फीलिंग आती है, अरे यार इतना खत्म हो गया, अरे वाह अभी सिर्फ इतना ही बाकी है। इट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तुम्हारा बॉडी खुद रिस्पॉन्स देगा, यार पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है। अब इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीजें डिफिकल्ट लगेगी। क्यों डिफिकल्ट लगेगी? शायद ये 15 घंटे की हमारी हैबिट छूट गई है। ठीक है, हमने सीए फाउंडेशन के अंदर या तो 12th के अंदर ये हैबिट रखी होगी, बट अभी ये हैबिट छूट गई, बनानी पड़ेगी। दूसरा डाउट ये रहेगा कि सर अभी कुछ सेकंड डाउट जो है वो ये चीज हो सकती है, सर अभी कुछ सब्जेक्ट की हमारी कोचिंग पेंडिंग है, अभी वो कोचिंग चल रही है। तो पहले एनालाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है। अब ये टाइम टेबल जो मैंने बनाया हुआ है, ये टाइम टेबल जो है वो रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं। दिस टाइम टेबल इज नॉट मैंडेटरी, दिस टाइम टेबल इज रिकमेंडेटरी। मैंने सिर्फ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ऐसा कर सकते हो। कोई बोलता है सर हमारे क्लासेस के अंदर कॉस्टिंग एंड टैक्स जो है ना वो खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है, तो तू कॉस्ट एंड टैक्स पहले ले ले। ठीक है, कोई बोलता है सर मेरे को है ना पहले EIS-NSM करने का। हाँ तो EIS-NSM ले लो पहले, क्या फर्क पड़ता है यार। तुम कुछ भी कर सकते हो सब्जेक्ट के अंदर, तुम जो चाहे वो करो, सब्जेक्ट के इधर इंटरचेंज तुमको जो करने का है तुम कर सकते हो, बट डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ डेज। मैंने नंबर ऑफ डेज बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। बराबर है, लास्ट में देखो हर एक सब्जेक्ट को मैंने 3-3 दिन दिए। एवरी सब्जेक्ट इज गिवन 3 days सेपरेटली, मतलब तुम हर सब्जेक्ट 15 to 20 आवर्स के लिए तुम पढ़ेगा, और एट द एंड है वो। अभी 8 अक्टूबर को तो सीरियस ने जागा ही होगा, बराबर है, तो 8 अक्टूबर को तो तुम सीरियस रहेगा ही, तो उधर तो तुम डेफिनेटली बेटा 15 से 20 घंटे पढ़ोगे यार। या तो मैं मैक्सिमम मिनिमम साइड पकड़ता हूँ 15 घंटे, और मैक्सिमम साइड पकड़ता हूँ 18 घंटे, तो तुम पढ़ने ही वाले हो। तो अगर कोई 15 घंटे भी अगर पढ़ेगा, अगर मान लो 3 दिन है तो 15 into 3 यार 45 आवर्स। 45 आवर्स, 45 आवर्स तो तू यार सिलेबस नहीं खत्म कर सकता क्या यार? इजीली सिलेबस खत्म हो सकता है। तुम सोचो यार, एक एक सब्जेक्ट अगर 3 बार हो गया, मतलब मेरी तैयारी क्या रहेगी पेपर में जाते वक्त।
और यहाँ पे मैं दो दिन तक मान लो मैं स्टडी करता हूँ, तीसरे दिन पे मैं 3 पेपर अगर मैं लिखा ना, 3 पेपर या 2 पेपर भी अगर मैंने लिखा ना, बेटा क्या तैयारी होगा, जोरदार तैयारी होगा। इंस्टीट्यूट चाहे ना तो भी तुझे फेल नहीं कर सकता है। और तूने जितने आरटीपी, जितने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस या जितने भी तूने अपने सजेस्टेड आंसर्स के क्वेश्चंस वगैरह किए होगे यार, तुम लोग इतना कुछ करके जाओगे तो कहां से तुम लोग फेल होगे, मेरे को बताओ ना यार। एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं होता है, तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ गलती हो सकती है। एग्जाम कभी डिफिकल्ट नहीं बनती है। मेरे को बताओ ना यार, अगर मेरे को कोई बोलता है यार 40,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, 40,000 के अंदर से मेरे को कोई बोलता है सर 6,000 स्टूडेंट पास हुए, बाकी के 34,000 स्टूडेंट फेल हुए। हाँ तो 6,000 पास हुए ना, तो मतलब ये 6,000 क्या नसीब से पास हुए क्या? नहीं यार, उन्होंने मेहनत करी हुई थी, उनकी मेहनत में रंग दिखाया। तुमने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लूज छोड़ दिया रहेगा। अभी जैसे सर नहीं था, ठीक है ना, तेरे ब्रेक ले लेता हूँ ना यार, क्या फर्क पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। आज मैंने बोला था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, मान लो आज मेरी तारीख है भाई, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेरे को करने का है, ठीक है, नहीं हुआ मेरे से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज रात को 12 बज गए, 12 बजे मैंने देखा मेरे से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट हुआ है, ठीक है, नहीं कंप्लीट हुआ है, तो क्या, चल अभी सो जाता हूँ, कल करूंगा। कल के दिन में देखा आज तो अमालगमेशन करना था, ठीक है, चल आज पहले अमालगमेशन कर लेता हूँ, बाद में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करूंगा। अरे यार अभी तो टाइम ही नहीं बचा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, चलना कल कर लूंगा, अभी तो 10 दिन है ना टाइम टेबल में। ऐसे कर करके तुम क्या करोगे, सिलेबस को डिले कर रहे हो, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये चीज एक्सेप्टेबल है ही नहीं, बराबर है, समझा? तो ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। एटलीस्ट यू हैव टू डिवोट 15 आवर्स अ डे। अब अगर तुम्हारी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है, तो उस कोचिंग के साथ साथ ही हो सके तो उस सब्जेक्ट को खत्म कर दो, हो सके तो उस सब्जेक्ट को उधर के उधर ही खत्म कर दो कोचिंग के साथों साथ। मतलब जैसे मान लो आपका ईएएस एंड एसएम अभी चल रहा है, मान लो कोई बोलता है सर मेरा ईएएस एंड एसएम सब्जेक्ट है ना अभी क्लासेस के अंदर अभी स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है मेरा, हाँ तो ठीक है, जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खत्म करते जा। मान लो आज 2 चैप्टर पढ़ाए, 2 चैप्टर घर पे आया पढ़ लिया, सर को भाई पढ़ाने के लिए उधर मान लो 6 घंटे की क्लास रहेगी, बट तू जब रिवाइज करने बैठेगा तो हो सकता है तू 4 घंटे में या तो 3.5 घंटे में उसको रिवाइज करके बैठ जाए। अब उसी के उसी दिन हो गया अपडेट, तो उसी के उसी दिन ले ली भाई, तो तेरा सब्जेक्ट तो उधर भी तैयार हो गया। डू नॉट गिव द एक्सक्यूज मत दो, ये ऐसा हो रहा है सर, वह ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं बेटा एक्सक्यूज मत दो। एक्सक्यूज दोगे, एक्सक्यूज लीड्स टू द फेलियर। एक्सक्यूज मतलब तुम अपने आप को एडा बना रहे हो, मत करो। किसके साथ छेड़खानी कर रहे हो भाई? पागल किसको बनाओगे? मेरे को, अपने पेरेंट्स को, किसको? पागल तुम तुम्हारे करियर को बनाओगे, ठीक है। सो दिस इज द टाइम टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो वीडियो पॉज करके इसको लिखना है तो लिख लो, जो करना है कर लो, ठीक है। ये टाइम टेबल है, दिस टाइम टेबल यू हैव टू फॉलो। एज आई सेड कि तुम लोग ग्रुप के अंदर ऊपर नीचे कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। किसी को सब्जेक्ट ऐसा चाहिए कि भाई अकाउंट्स के साथ सर मेरे को टैक्स करना पसंद है, तो ठीक है अकाउंट्स के साथ तू टैक्स कर ले, ठीक है, बट मैंने ये कॉम्बिनेशन ऐसे रखा हुआ है कि थियरी एंड प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, एक खाली कॉम्बिनेशन नहीं आया, दैट इज ईआईएस एंड एसएम। इसको इसलिए ऐसा रखा हुआ है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये ईआईएस एंड एसएम के अंदर है ना, एसएम तो ठीक है हम लोग कैसे भी करके टैकल कर लेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉमर्स का सब्जेक्ट है यार, ठीक है, बट एक चीज है ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो नया वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज प्योरली रिलेटेड टू योर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे को इतना उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, बट इतना मेरे को पता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज यूज होता है। तो टेक्निकल लैंग्वेज यूज होता है तो क्या करो पता है, इस ऐसे सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए क्या करने का, व्हाट यू आर सपोज टू डू फॉर सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट। सुबह उठने के बाद 1 घंटा और रात को सोने के पहले 1 घंटा वो सब्जेक्ट को करो, चाहे 2 क्वेश्चन कर, चाहे 1 क्वेश्चन कर, चाहे 3 क्वेश्चन कर, चाहे 5 क्वेश्चन कर, बट एटलीस्ट डू इट फॉर 1 hour बिफोर यू गो टू बेड एंड आफ्टर यू अवेक। एटलीस्ट 1 hour के लिए वो सब्जेक्ट करो। फिर जिस टाइम पे उसका रिवीजन करने का उस टाइम पे उसका रिवीजन रखो ही, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्रू आउट दिस पूरा का पूरा ये टाइम टेबल इधर से लेके इधर तक
इधर से लेके इधर तक हर दिन 1 घंटा EIS करो, ठीक है, और उसके आंसर को लिखने की कोशिश करो, उसके आंसर को लिखने का कोशिश करो। आंसर को लिखने की कोशिश करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुमको टेक्निकल नॉलेज कितना समझ में आ रहा है, तुम टेक्निकल नॉलेज के ऊपर कितने उस पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बराबर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, तो ही आगे बढ़ोगे, तो ये सब्जेक्ट टैकल होगा। से मैं हर टाइम बोलता हूँ, मैं लेक्चर के अंदर भी बोलता हूँ, 10 अटेम्प्ट लगाने हैं या 1 अटेम्प्ट में क्लियर होने का है। 10 अटेम्प्ट लगाने का मतलब होता है ये क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट, लगते जाएंगे अटेम्प्ट्स, और अपने को अटेम्प्ट्स नहीं लगाने, अपने लिए एक ही अटेम्प्ट, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो 10 अटेम्प्ट जो लगने वाले हैं, क्या वो 10 अटेम्प्ट किधर लगाऊं मैं? अपने घर पे बैठ, और अपने घर पे बैठ के क्या करो, एग्जाम दो। सजेस्टेड आंसर्स है, सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करो, उसके क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन का आंसर घर पे बैठ के लिखो, प्रैक्टिस करो, अपने मॉक टेस्ट के जो पेपर्स है उस मॉक टेस्ट के पेपर निकालो, प्रैक्टिस करो, उसके आंसर्स लिखो, और फिर उसके जो आंसर्स दिए हुए उस आंसर से मैच करो, देखो कि मैं आंसर लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ, चेक करो बेटा, यू हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक, ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। अब इसमें कोई अगर एक ग्रुप देने वाला बंदा है तो भाई तुम्हारे लिए तो 4 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट के लिए यू कैन प्रिपेयर इन एनी वेज, मतलब तुम इसके अंदर 10-10, 20-20 दिन के अगर गैप बना के करते हो तो भी चलेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे जिधर मैंने 3-3 दिन दिए हुए, वहां पे तुम लोग 4-4, 5-5 दिन दे सकते हो चारों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। तो ये बस इतना सा है कि ये टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ऊपर नीचे जो करना है तुम कर सकते हो, बट ये टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, ठीक है। फॉलो करोगे, इसमें देखो मेरा बेनिफिट कुछ नहीं है, तुम्हारा बेनिफिट है, ठीक है। बेनिफिट इज ऑफ डेफिनेटली ऑफ योर्स। एक बार क्लियर हो गए ना बेटा, मजा आ जाएगा, बट नहीं क्लियर होगा ना तो बहुत दर्द होगा। 100% बेनिफिट है, 100% बेनिफिट है, बराबर है ना। अब इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ भी क्यूरी वगैरह है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी डाउट्स वगैरह अगर आपको है रिलेटेड तो आप लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू अ रिप्लाई, ठीक है। नाउ you can connect me on the social media also. I'm having one page on Instagram, that is Taxation Dose by Celeste, Taxation Dose by Celeste, ठीक है। या तो मैंने पर्सनल, जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पेज है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो उसके ऊपर अपडेट्स वगैरह जो मैं उधर अपडेट डालता हूँ पेज पे, वो अपडेट मैं इधर डाल दूंगा, ठीक है। वो मैं डालते ही रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। दूसरा मेरा टेलीग्राम चैनल है टैक्सेशन बाय सेलेस्ट, ठीक है। टैक्सेशन बाय सेलेस्ट जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर रेगुलरली उस पर अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ। और अभी मैं शायद 18 जुलाई से 18 जुलाई या तो 20 जुलाई से, ठीक है, मैंने पहले मेरे वीडियोस के अंदर मैं बोला हुआ, ठीक है, मैं एक तो रिवीजन वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, वो यूट्यूब पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। वो रिवीजन वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। फिर मेरे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है इनकम टैक्स के अंदर, उस टॉपिक्स के स्टडी मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए उसके सॉल्यूशंस में अपलोड करने वाला हूँ। और दूसरा, ये जो भी मैं रिवीजन लेक्चर्स जिस दिन भी मैं अपलोड करूंगा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते जाऊंगा। उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते जाएंगे, तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। 100% देखो, मेरा टारगेट टैक्सेशन के अंदर 70 अबव का टारगेट रहता ही है, ठीक है। एंड माय स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी वेल, ठीक है, इन पास्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं करना चाहता, मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर अ कमर्शियल पर्पस, मैं कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर योर बेनिफिट, दिस इज जस्ट फॉर योर बेनिफिट, तुमको बेनिफिट हो उसके लिए। मैंने मेरे लेक्चर्स के अंदर भी मैं अपने स्टूडेंट लोग को भी बोलता हूँ, एमसीक्यू के अंदर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करने का। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम जोरदार तैयार है, अगर तुमने कॉन्सेप्ट एकदम ढंग से पढ़ा हुआ है, तो तुमको एमसीक्यू के अंदर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम इन एमसीक्यू। अगर मान लो कोई बंदा है, कोई प्रोफेसर है, वो तुमको 500 एमसीक्यू का बुक देता है, उसके अंदर 500 एमसीक्यू है, बेटा 5 मिनट भी अगर तुम एक एमसीक्यू के अंदर डालते हो, कितना हो गया यार, 2500 मिनट हो गया। 2500 मिनट डिवाइड बाय 60 कर ले, आवर्स कैलकुलेट कर ले, क्या इतने आवर्स है तेरे पास कैलकुलेशन के लिए,
ठीक है। और एमसीक्यू वेटेज कितना देने वाला है, 30 मार्क्स का वेटेज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एमसीक्यू जरूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम तबला तोड़ है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो तुमको ये एमसीक्यू का प्रिपरेशन मतलब हाथ में लेके एमसीक्यू पढ़ने का जरूरत नहीं है कि ये इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर क्या आएगा। कोई भी बंदा छाती ठोक के ऐसे नहीं बोल सकता मेरे बुक से एमसीक्यू आएगा, ठीक है। एमसीक्यू इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से बनाएगा, उनको अपने हिसाब से प्रिपेयर करने दो, जो अपने हाथ में वो चीज करो। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे तो यू कैन सॉल्व एनी डैम एमसीक्यूज, बराबर है। तो वो एमसीक्यू का सॉल्यूशन के लिए इतना ज्यादा वो नहीं करने का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं जो भी मेरे वीडियोस वगैरह रहेंगे उसके लिंक्स वगैरह अपलोड होते जाएंगे। दूसरा एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यू में अपलोड करते रहोगा, सो दैट आप हार्डली 5 या 10 मिनट के अंदर आप उस टॉपिक से रिलेटेड 10 से 20 एमसीक्यूज आप एक साथ आंसर दे दो। तो आपका कॉन्सेप्ट आपने इधर रिवाइज किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने एमसीक्यू इधर लिख दिए, बराबर, अपीयर कर दिए, तो आपका कॉन्सेप्ट उधर के उधर ही क्लियर हो गया। आपको समझ में आ गया मुझे चैप्टर में कितना आता है, मुझे चैप्टर में कितना नहीं आता, ठीक है। तो ये इजी चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से मैं आपको देने वाला हूँ फॉर टैक्सेशन सब्जेक्ट, ठीक है। पर्टिकुलरली आई एम अ प्रोफेसर ऑफ टैक्सेशन, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दीज थिंग्स, बराबर है। बट प्रिपेयर वेल, ठीक है। अल्टीमेटली अपना टारगेट ये है 104 दिन के अंदर नैया पार लगनी चाहिए। 104 days, the last 104 days of your life, which will give you the clearance certificate of the CA Inter, बराबर। सीए इंटर क्लियर हो गया, उसके बाद बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई अपने पास, आर्टिकलशिप करनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिट करनी है, ठीक है, बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो योर टारगेट शुड बी द फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी है, ठीक है, यू कैन रीच टू मी। मैंने लिंक दी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे, ठीक है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाके क्लिक करो, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो टैक्सेशन के लिए, ठीक है। 100% मेरी गारंटी है, इट विल बेनिफिट यू, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह आपको पेपर के अंदर जैसे देखोगे वैसे उधर क्लियर हो जाएगी एमसीक्यूज, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं इधर टेलीग्राम चैनल पे करवा दूंगा, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। बाकी रिवीजन लेक्चर्स, दूसरा जो मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड करने बोले हुए वो सारी रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेगी, ठीक है। टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन माय सपोर्ट विल बी देयर टू यू, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय।